हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमाद्री है और मैं AYJ NISHT ERC कोलकाता की स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ स्टटरिंग से कैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ या आसान शब्दों में कहा जाए हमारी ज़िंदगी अफेक्टेड होती है, इस बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि स्टटरिंग क्या है, कैसे ये वक्त के साथ डेवलप होती है और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से अफेक्टेड होती है। स्टटरिंग, जिसे हिंदी में हकलाना भी बोलते हैं, सबसे पहला स्टेज जो इसका डेवलपमेंट का है वो है स्पीच बिहेवियर्स। देखा जाता है 3 से 10 साल की उम्र में सबसे ज्यादा प्रिवलेंस या सबसे ज्यादा रिपोर्ट ऑफ स्टटरिंग या हकलाने का आता है और ये 17 साल की उम्र तक भी आ सकता है, जो कि सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल ने बोला है कि स्टटरिंग या हकलाने का जो प्रिवलेंस है वो 1.6% है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्पीच बिहेवियर, जो कि अक्सर छोटे बच्चों में तब दिखते हैं जब वो नए नए वर्ड सीखना शुरू करते हैं, तब भी वो हकलाते हैं, लेकिन 5 साल की उम्र तक वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी ये रह जाए तो इसका ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो हकलाने की स्टेज में एंटर कर रहा है। तो पहला स्टेज जो है वो है स्पीच बिहेवियर्स। इसमें आप देखेंगे कि बच्चा रुक रहा है, बच्चा लंबी बातों को लंबा खींच के बोलने की कोशिश कर रहा है, अचानक से बीच में रुक जा रहा है, बहुत तेज बोल रहा है। ये चारों चीजें स्पीच बिहेवियर्स में देखी जाएंगी। दूसरा बिहेवियर जो आता है वो फिजिकल बिहेवियर है। जब स्पीच बिहेवियर बहुत ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं तो आपका फिजिकल बिहेवियर भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिन्हें हम सेकेंडरीज बोलते हैं, जो कि आपके स्पीच बिहेवियर्स को कंपनसेट या फिर उसको कोप करने की या उसको रोकने की या उसको छुपाने की या उससे राहत पाने के लिए यूज होगा। तीसरा, जो बहुत ज्यादा स्टटरिंग बढ़ जाती है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, या बच्चा ही नहीं, अडल्ट जब स्कूल कुछ काम पे जाने लगता है, कोई भी व्यक्ति जिसको हकलाने की समस्या है, जब उसकी जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ने लग जाए, इसका मतलब है कि अब उसको बहुत ज्यादा जरूरत है एक सही गाइडेंस की, क्योंकि अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है। तो फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, सबसे पहला है स्पीच बिहेवियर्स, दूसरा है फिजिकल बिहेवियर्स और तीसरा, जो कि इन दोनों की वजह से और इंक्रीज्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी या मनोस्थिति का सही ना होना, इमोशनली या भावुक हो जाना, दुखी होना, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की वजह से जो फाइनल इफेक्ट या फाइनल प्रभाव पड़ता है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। आसान शब्दों में जो डेफिनेशन कहती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी खुशी, आपका आराम और आपकी सेहत। इसका जो स्टैंडर्ड आपकी लाइफ में है या हर किसी की लाइफ में डिफरेंट है, इन तीनों का स्टैंडर्ड जो है वो ये बताता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक सिंपल बुखार भी है तो आपका कंफर्ट चला जाता है, आपको शायद उतनी खुशी फील ना हो जितना आपको नॉर्मल डेज में फील होती है। तो एक छोटे से बुखार जो कि शायद 4-5 दिन में चला जाए, उससे जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है तो हकलाना, जो कि बहुत ही परमानेंट बिहेवियर बन सकता है अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें, इसका कोई इलाज ना करें, सही गाइडेंस ना लें, इस चीज के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बुरी तरह अफेक्टेड हो सकती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला आता है हेल्थ, दूसरा आता है फैमिली, तीसरा आता है वर्किंग लाइफ, चौथा आता है आपका सोशल लाइफ, पांचवा आता है आपकी मनोस्थिति या जिसको हम साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कहते हैं, छठवा आता है कि आपकी आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, पांचवा आता है कि
उसके बाद आता है कि आपका लीजर कैसा है, आप कितने आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीना एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका एक नॉर्मल घर है वो भी जीता है, एक जो बहुत अमीर इंसान है वो भी जीता है। तो इन दोनों का कनेक्शन है कि आपकी जिंदगी में आराम कितना है, ये भी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का पार्ट है। इसके बाद हम अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्टटरिंग से रिलेट करें तो बहुत सारी रिसर्चेस में ये देखा गया है कि अगर आपको माइल्ड स्टटरिंग है या आपकी शुरुआती स्टेज ऑफ स्टटरिंग है या शुरुआती स्टेज ऑफ हकलाना है, तो उन स्टेजेस में शायद आपकी जिंदगी के जीने के ढंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ टर्म में यहाँ यूज करना चाहूंगी, उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी स्टटरिंग बढ़ती है, वो मॉडरेट लेवल पे आती है या फिर वो सिवियर लेवल पे आती है, तो ओवरऑल वो आपकी लाइफ को बुरी तरह निगेटिवली या नकारात्मक रूप से उसका प्रभाव आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हम स्टटरिंग के लिए माने तो उसमें क्या क्या आ सकता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब भावुक होना, क्योंकि आप सही से बोल नहीं पा रहे, शायद अपनी बातों को आप सही से व्यक्त नहीं कर पा रहे, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, जो कि किसी चीज अपनी इस समस्या को लेके इतना ज्यादा हताश हो जाना कि आपका किसी काम में मन ना लगना, आपकी मनोस्थिति, आपका काम करने की लगन, सब कुछ जो है वो इस कारण से अफेक्टेड हो सकती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोगों को हकलाने की समस्या होती है उनमें मन भावुक रूप से वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो पाते, उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा विचलित रहती हैं। और ऐसे लोग जिनमें हकलाने की समस्याएं हैं, उनकी भावनाएं जो हैं वो वक्त के साथ जैसे जैसे उनकी स्टटरिंग बढ़ती है वैसे वैसे वो चीज और ज्यादा बुरी दिशा की ओर जाती है। लेकिन इस चीज का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपकी माइल्ड स्टटरिंग है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अफेक्टेड होगी, और अगर आपकी सिवियर स्टटरिंग है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अफेक्टेड होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किस तरह से अपनी हकलाने की समस्या को हैंडल करते हो, आपकी सोच कैसी है, कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये जो है ये सिर्फ एक स्पीच की प्रॉब्लम है, इससे मेरे काम पे अफेक्ट नहीं होता, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अफेक्ट होगी। ये एक जनरल रूल है कि अगर स्टटरिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसी प्रपोर्शन में अफेक्ट होने लग जाती है। पर ये जरूरी नहीं है, ऐसा कई रिसर्चेस में प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर कितने लोगों में क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है। तो सबसे ज्यादा रिस्क या सबसे ज्यादा खतरा हकलाने की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ का अफेक्ट होने पर अगर किसी का है तो वो छोटे बच्चों का, एडोलेसेंट्स जो किशोरावस्था में है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इनका ज्यादा है। ये इमोशनली इनस्टेबल ज्यादा हो जाते हैं और शायद अपनी बात उतना किसी से शेयर नहीं करते। इस वजह से इनकी हकलाने की समस्या काफी ज्यादा इनके मनोभाव को अफेक्ट करती है, मनोभाव पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी जो कि जापान में हुई है 2010 में, उसमें ये देखा गया, एक सर्वे किया गया उन लोगों का जो लोग स्टटरिंग करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, उसमें ये पाया गया कि 71% बच्चे और किशोर अवस्था के जो लोग हैं उनकी लाइफ में वो स्टटरिंग की वजह से बहुत प्रभावित हुए। उनको बहुत बुरा लगता है जब उनको कोई ये बोलता है कि तुम रुक रुक के बोलते हो या तुम हकला कर बोलते हो। तो आखिर हम कैसे असेस कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो जैसा कि अगर आपको स्टटरिंग है या आप हकलाते हैं तो आप जनरली एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो कि इस फील्ड के बारे में जानता है उसके पास जाएंगे। वो आपका ओवरऑल असेसमेंट करेगा। वो आपके, जैसे मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया, आप बताइए आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई, या फिर आपसे कुछ इंटरव्यू करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि बताइए आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई है। तो ये सारी चीजें एक कंबाइंड पैकेज में होंगी। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, आप सब जानते हैं, हम सब लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, तो शायद आपका कंसल्ट करना किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को आपकी प्रीमाइसेस में, आपके आसपास की जगहों में उतना ज्यादा कारगर नहीं है।
तो एटलीस्ट ये हिस्सा जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कि हम एक क्वेश्चनर से जज कर सकते हैं। क्वेश्चनर बेसिकली क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है स्टटरिंग के लिए, जो कि एक डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। तो जो डायरेक्ट है उसमें बेसिकली यस नो टाइप क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऐसे केस में शायद आप अपने मन की बात बहुत अच्छे से ना बता पाए। और दूसरा इनडायरेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बता सकते हैं। आपको दोनों टाइप के क्वेश्चनर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैंने हिंदी में एक क्वेश्चनर को कन्वर्ट किया है जो कि मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसे ईमानदारी के साथ देखें कि आपका स्कोर क्या आता है और आपके जवाब कितने निगेटिव है और कितने पॉजिटिव। और इसके आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कोरिंग किस तरह से है। तो इसके बाद वो वीडियो आप उन क्वेश्चंस को आप देखिए और उन क्वेश्चंस का आप सही से आंसर कीजिए। ओके, तो आपने जो क्वेश्चनर मैंने इसमें अटैच किया था, आई होप आपने उसको देखा हो और अपनी स्कोरिंग खुद ले ली हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस में से 10 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर निगेटिव आंसर, अगर पॉजिटिव आंसर्स हैं या फिर उस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके ऑपोजिट में उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या आपकी जिंदगी इस क्वेश्चनर के हिसाब से अफेक्टेड है और कहीं ना कहीं स्टटरिंग की वजह से, हकलाने की वजह से आपकी लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चनर के पहले बोला था, मैंने 4 क्वेश्चंस इसके बाद अटैच किए हैं जिनको आप देखेंगे और आप उनके आंसर्स को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाइए और उसके बाद क्या करना है वो मैंने उसी में बताया। थैंक यू। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन रखने वाली हूँ जिसका जवाब आप अपने आप को बताइए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए। और अगली बार आप जब भी किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो इन सवालों के जवाब अगर आप उनको खुद से बताते हैं या खुद से इस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करते हैं तो आपका डायग्नोसिस और एक जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपका केस कर रहा है उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मेरा पहला सवाल है, आपके हकलाने की वजह से आप किस हद तक प्रभावित होते हैं, मतलब सिवियरिटी। आपके जीवन में हकलाने की वजह से आपको कब कब तकलीफ होती है। एक ऐसे पल जब आप हकलाते हैं तो उससे निवारण पाने के लिए आपके क्या उपाय, मतलब कैसे मैनेज करते हैं उस सिचुएशन को। क्या आप अपनी इस समस्याओं को सबसे शेयर कर पाते हैं और इसका हल ढूंढने में सफल हैं, जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पे मेरा सबसे ज्यादा प्रभाव है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद को सबसे ज्यादा ईमानदारी से दीजिए। और अगर आपके जवाब ज्यादातर नकारात्मक हैं तो जल्द से जल्द एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।